नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि हमारे गांव जितने समृद्ध होंगे, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी भूमिका उतनी ही बड़ी होगी। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाखों गाँव में हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंच रहा है। आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। डिजिटल तकनीक की मदद से हमने देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और अस्पतालों को भी गांव से जोड़ा है और टेली मेडिसिन का लाभ उठाया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि गाँव के हर वर्ग को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियां बनाई जाए। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए,
पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों वहीं वित्त वर्ष 2024 के दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी में तेजी से कमी आई है। एसबीआई रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी अनुपात पहली बार गिरकर 5% से नीचे 4.86% पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7% था। इसकी तुलना में शहरी इलाकों में इस अवधि के दौरान गरीबी अनुपात 4.6% से गिरकर 4.09% पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी अनुपात में गिरावट खपत में उच्च वृद्धि के कारण आई है। सरकार द्वारा संचालित बैंक की ओर से कराए गए अध्ययन के मुताबिक सुधरा भौतिक बुनियादी ढांचा ग्रामीण गतिशीलता की नई कहानी लिख रहा है। ग्रामीण और शहरी आमदनी में अंतर घटने की यह एक वजह है। साथ ही ग्रामीण आय वर्ग में भी इससे अंतर कम हो रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शहरी ग्रामीण अंतर घटने की एक और डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का हस्तांतरण बढ़ना भी है। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर द्वारा निर्धारित दशक की महंगाई दर और इम्प्यूटेशन फैक्टर को गरीबी रेखा में समायोजित करते हुए एसबीआई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण इलाकों के लिए नई गरीबी रेखा प्रतिमाह 16,000 रुपए और शहरी इलाकों में 1944 रुपए हो गई है। तो 1,600 रुपए से 1,900 रुपए हो गई है। वहीं नए कामकाजी महिला छात्रावास ब्लॉक सुषमा भवन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। छात्रावास का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी। उद्घाटन कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुषमा जी को पार्टी की महानेताओं में से एक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। देश का लोकतांत्रिक इतिहास सुषमा स्वराज जी को एक संघर्षशील और प्रभावशाली विपक्षी नेता के रूप में याद रखेगा। विपक्ष के नेता के पद की महत्ता का उदाहरण जब दिया जाएगा तो सुषमा जी का नाम अवश्य लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को उजागर करने वाला एक कदम है। सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सम्मान, उनके सम्मान की सुरक्षा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इस प्रकार के भवनों का बहुत जरूरियत है। तब इसका यहां लोकार्पण हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। एनडीएमसी दिल्ली के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसको बहुत लंबे सूची को बताना नहीं चाहता, आप सब जानते ही। परंतु आज जब मैं यहां आया हूं तब एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह किया। भैया जो खड़े रहे बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा अब तो। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। इसके साथ साथ उत्तम कनेक्टिविटी, संचार की भी और रोड की भी
इसको अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया और शहरों के आसपास सटे हुए गांव जो धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया में है, उनका किसी भी नीति में कहीं समावेश नहीं था, उसको भी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी में समावेश करने का काम किया। और इसके कारण बनने वाले शहर भी पहले से ही पीने का पानी, गटर, घन कचरे का निकासी, इस सब चीजों से युक्त बनने लगे। और ये अप्रोच से देखते 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 10 साल के अंदर अपने शहरों का परिदृश्य बदलने लगा। अर्बन डेवलपमेंट में ई गवर्नेंस को मोदी जी ने प्राथमिकता दी। 100 शहरों को चयनित कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में डेटा ड्रिवन अप्रोच को शामिल करने का काम किया। और डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण शहरों के विकास न केवल सम विकास से हुआ, हर क्षेत्र को विकास की अनुभूति हुई। इतना ही नहीं, विकास को उन्होंने फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से एक लंबे विजन के साथ विकास को कागज पर लेने का काम डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण हुआ। सुरक्षा के लिए कई सारे शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए। सीसीटीवी कैमरा का एक बड़ा जाला सीपी ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल के साथ जोड़ने का काम किया गया और आने वाले दिनों में एआई का उपयोग कर यही सीसीटीवी कैमरास को मल्टीपर्पज सेवाओं में लगाया जाएगा। अमृत योजना 1000 किलोमीटर से लंबी मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहल और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के लिए पीएम सूर्यघर का आगाज, शहरों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु बने अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के। और इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पंजाब से आई महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाएं जब पंजाब चुनाव से पहले किए गए 1000 रुपए मासिक भत्ते के वादे को पूरा कराने की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अपना वादा नहीं निभाया। वे दिल्ली की जनता को भी आगाह कर रही है कि केजरीवाल के वादे पर भरोसा न करें। महिलाएं विभिन्न जिलों जैसे मोहाली, जालंधर, अमृतसर, संगरूर और पटियाला से आई है और लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाबी महिला इस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पंजाब से, गुरदासपुर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से 7 किलोमीटर हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से आए हैं। हम वहाँ पे बॉर्डर पे सभी लोग बहुत गरीब है, बहुत महिलाएं बहुत गरीब है, तो उनको 1,000 रुपया इन्होंने भगवंत मान मोदी केजरीवाल ने क्या कि 1,000 सारी महिलाओं ने दिया जाएगा जब साड़ी सरकार आएगी। 3 साल हो गए इस सरकार ने झूठे लारे ला के सरकार बनाई। पंजाब के विच लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की हालत बहुत माड़ी है, नशे बहुत ज्यादा ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली में जिन लोगों के पानी के बिल ज्यादा आए हैं उनके बिल जमा करने की जरूरत नहीं है, वो लोग इंतजार करें, चुनाव के बाद उनके बिल माफ कर दिए जाएंगे। वहीं केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही पंजाब की महिलाओं को लेकर केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस और बीजेपी की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं हमारे साथ हैं। हर महीने 20-20 हजार लीटर
हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के जीरो आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो आप, वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे, पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना, ये ठीक नहीं है। देखते हैं बीजेपी क्या कहती है। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। उसकी डिटेल चुनाव के बाद बता देंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। वहीं महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली है। करीब 1000 साधु संत अपने पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले हैं। बाघंबरी मठ में विधि विधान के साथ पूजा के बाद सनातन की पताका फहराते हुए संत मेला क्षेत्र में प्रवेश किया गया। पेशवाई में सबसे आगे निरंजनी अखाड़े के आराध्य भगवान कार्तिकी की पालकी थी। इसके पीछे नागा संत और उनके बाद अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद सरस्वती जी विशाल रथ पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। पेशवाई में शामिल संतों पर रास्ते भर जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा, सीएम आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी चुनावी हुंकार भरेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और आम आदमी पार्टी ने पहले ही लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आज बीजेपी की तरफ से भी ये लिस्ट जारी की गई है। भाजपा की ये पहली लिस्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए प्रवेश वर्मा नजर आएंगे। सीएम आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। बेहद दिग्गज नेता बीजेपी पार्टी के जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने और सीएम आतिशी के सामने होंगे रमेश बिधूड़ी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये सियासत तेज है और भाजपा की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी ने
चिंतन और मंथन करने के बाद अब ये पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की है। 29 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। केजरीवाल के खिलाफ दिग्गज नेता को भाजपा ने टिकट दिया है। सीएम आतिशी के सामने रमेश बिधूरी होंगे, चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। कुछ ही महीने बाद चुनाव होना है और सीएम भी चुना जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, पहली लिस्ट भाजपा की जारी हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, इस लिस्ट में क्या कुछ खास? देखिए, बिल्कुल बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी लिस्ट जारी की थी, उसके बाद कांग्रेस ने की है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से आए 29 लोगों की लिस्ट जारी की है, कहने के आज से जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो शुरू हो गया है। वो बता दें कि लगातार जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनके सामने जो सांसद रहे बीजेपी के उनको उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है देखने लायक होगा, क्योंकि सभी की निगाह है कि इस बार आम आदमी पार्टी को किस तरह से दिल्ली से उखाड़ फेंकने की तैयारी की जाए। तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे दिग्गज नेता है जो काफी पहले सांसद रहे हैं। देखिए, अब देखना ही होगा जो नई दिल्ली स्टेट विधानसभा है वो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल विधानसभा के रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब तक जो हॉट सीट है वो कौन बाजी मारता है। बेहद हॉट सीट जिसमें केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है। प्रवेश वर्मा की छवि कैसी है, कितनी प्रभावशाली है ये नेता? देखिए, प्रवेश वर्मा काफी समय से एक्टिव थे नई दिल्ली के अंदर। वो कहता था कि उनकी जो छवि है, उनके पिता की छवि है, वो अभी तक साफ सुथरी रही है और जनता के बीच वो हमेशा आते जाते रहते हैं। अगर बात करें तो 11 रुपए की जो बात सामने आती है वो उनका कहना है कि मैं खानदानी है, तो मैं लगातार, मेरे पिता भी देते तो मैं भी देता हूँ। तो देखिए, जो उनका विकास है वो सांसद के तौर पर रहे हैं, जो सांसद के तौर पर लोग उनसे मिलते थे, जुलते थे, काम भी के, तो आदमी के जो व्यवहार वो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का साफ सुथरा है। अब देखना ही होगा अरविंद केजरीवाल के सामने उनको उतारा क्या है कि अरविंद केजरीवाल क्या उनके सामने टिक पाते हैं या प्रवेश वर्मा टिक पाते हैं। वही आतिश के सामने जैसे रमेश बिधूरी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं को इनके सामने उतारा है जो मैन इनके मुख्य थे। इन दिग्गज नेता को उतारकर भाजपा ने कौन सा सियासी इक्वेशन खेलने की कोशिश की है अजय? देखिए, जो जिस तरह से बात कर रहा था, जिस तरह से नेता है बीजेपी के जनता के बीच काफी रहे हैं, उनको देखना बीजेपी भी चाहती है कि हम अपने कैंडिडेट उनको उतारा जाए जो अपने आपका साफ सुथरी छवि रखते हैं। देखिए, विकास बहुत मेन चीज है। दिल्ली का विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो यही देखना होगा कि अभी तक जो लेटरबाजी चल रही थी, लेकिन अब जब चुनाव के मैदान में जो नाम लिस्ट जारी हो गए तो अब वो पोस्टबार चलेगी। तब देखना ही होगा कि आखिरकार इस बार विधानसभा में क्योंकि नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि नए कोई कैंडिडेट सामने आए, जो सांसद है उनको विधायक बनाया जाएगा, विधायक वाला। तो सबसे बड़ी चीज है कि चुनौती है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के सामने जो कैंडिडेट है वो कहीं न कहीं दिग्गज नेताओं में सामने आते हैं। यानी कि दिग्गज नेता और बेहद बेदाग छवि रखने वाले इन नेताओं को आतिशी के सामने और केजरीवाल के सामने बीजेपी ने खड़ा किया। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन अब सवाल यही है, क्योंकि अब 29 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी कर दी गई है, इस लिस्ट में महिला कितनी शामिल है, साथ ही साथ कितनी युवाओं पर दाव लगाया गया है अजय? देखिए, बीजेपी ने महिलाओं को भी सामने उतारा गया है, इसमें युवा भी है, लेकिन मेन चीज है कि हॉट सीटों को लेकर के सबसे बड़ी चीज है जिससे बीजेपी ने तैयारी की थी काफी लंबे समय से, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है और अब जो जारी की है, तो हो सकता है आने वाले समय में आचार संहिता लग जाए। उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी लिस्ट जो है वो उतारने की तैयारी में है, क्योंकि आने वाले समय में और भी लिस्ट आ रही है। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के क्या नेता जो पिछ रहे हैं वो किस किस को उतारेगी, क्योंकि कुछ बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के गए हैं, तो उनको भी देखना जा रहा है उसके अंदर, क्योंकि आमने सामने कैंडिडेट कैसे बीजेपी के और कांग्रेस के रहेंगे। तो मेन पॉइंट है कि सबसे बड़ा जो नई सीट, नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है, और उससे पहले जो संदीप दीक्षित है वो भी वहां मौजूद लगातार अपना कैंपेन कर रहे हैं, वही प्रवेश वर्मा लगातार कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी भी। अब देखना होगा ये सीट किसके हाथ में जाती है, वहीं से निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है हॉट सीट पर। अब भाजपा के तमाम दिग्गज नेता चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट अब जारी हो गई है, और दिल्ली चुनाव से पहले जो वहां का माहौल है, सियासी माहौल है, वो गर्म हो चला है। वहीं संभल के शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए
जिला अदालत में दाखिल मुकदमे पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में अदालत का अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। कमेटी ने अपील की है कि मस्जिद सर्वे को लेकर एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई है उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जाए और निचली अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर भी रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।